बच्चों, इस चैप्टर में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो, लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, और इस चैप्टर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और हम उन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में मेनली जो होगा वो हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन एज एलिमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, और जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाता है तो वो कंपाउंड हमारे लिए ज़रूरी कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? उसमें नेक्स्ट एक्टिविटी बताई गई है कि आपको क्या करना है, ऐसी कुछ चीज़ें जो होगी जो मेटल से बनी है उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्लास और क्ले से बनी है उनके नाम लिखने हैं, और दूसरी चीज़ें जो दूसरे मटेरियल से बनी होगी उनके नाम लिखने हैं। मेटल से बनी हुई चीज़ों के तो नाम हो जाते हैं, जैसे कि हैंडल हो गया कोई, है ना, या फिर दूसरा जो हमारे पास सिक्कल होती है, या फिर और हमारे पास कुल्हाड़ी वगैरह होती है ना, वो चीज़ें तो हो गई इसकी, जैसे कार की चाबी हो गई। और दूसरा थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, मिट्टी के बर्तन हो गए, घड़ा हो गया, और ग्लास से बनी हुई चीज़ें, स्क्रू ड्राइवर हैंडल हो गया, है ना, कार्डबोर्ड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ें हो गई जैसे हमारे पास कॉटन टी शर्ट हो गई, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास कॉटन शर्ट, फिर आ जाएगा फूड, है ना, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब आ जाएंगी जो ग्लास और मेटल से नहीं बनी है। तो जब हम इस टेबल को अच्छे से भर देंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किससे बनी हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जो कार्बन के कंपाउंड से बनी होती है। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड? डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस? अब देखो, क्या आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने अभी चीज़ों के नाम लिखे क्या उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है या नहीं। अब अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो आप उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन्स के कंपाउंड्स होते हैं जब उनको जलाया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। अब अगर इसको हम समझें तो फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल आर बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। जो हमने खाना, कपड़े, दवाइयाँ, किताबें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो हमने यहाँ पे लिखी थी, वो सब के सब किसके ऊपर बेस्ड होती है? वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन के ऊपर, ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर ही बेस्ड होती हैं सारी। इन एडिशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो गए, चाहे कोई और इंसेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे पेड़ हो गए, वो भी लिविंग में आते हैं, तो भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट मीगर। मतलब जो कार्बन, जो अमाउंट होता है ना कार्बन का हमारे अर्थ क्रस्ट में और हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मीगर होता है। मीगर यानी बहुत कम होता है। अब अगर देखा जाए तो जो अर्थ क्रस्ट है, आपको पता है ना अर्थ क्रस्ट क्या होता है। हमारे पास जो अर्थ होती है ना, उसकी 3 लेयर्स होती है, इस तरीके से जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम कोर, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट होती है ना, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है वो सिर्फ 0.02% में अवेलेबल होती है, वो भी मिनरल्स के फॉर्म में। जैसे कार्बोनेट मिल जाएंगे हमें कार्बन के, या हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएंगे, कोल मिल जाएगा, पेट्रोलियम मिलेगा। तो ये सिर्फ इन्हीं फॉर्म्स में अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होती है, सिर्फ 0.02% कार्बन। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो कार्बन होती है वो सिर्फ 0.03% में अवेलेबल है। एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन में अवेलेबल है। एटमॉस्फेयर क्या होता है हमारा, हमें पता है कि जो अर्थ है उसके बाहर गैसेस का एनवेलप बना होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं हम। अब इस एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन अवेलेबल है, वो भी किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। क्लियर? अब देखो, क्रस्ट में सिर्फ 0.02%, एटमॉस्फेयर में 0.03% अवेलेबल है कार्बन। तो इतना कम अमाउंट होने के बावजूद भी, देखो इतना कम है अमाउंट, फिर भी जो हमारे लिए कार्बन है वो कितना ज़रूरी है। मतलब ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कार्बन है, और इसका अमाउंट देखो कितना कम है। अर्थ क्रस्ट में भी बहुत कम मिलता है और हमारा एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी कम मिलता है। तो इन दिस चैप्टर we will know about the properties of carbon
विच मेक कार्बन सो इम्पॉर्टेंट टू अस। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ कार्बन को हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनाती हैं। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट आता है बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं, वो आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इसमें जैसे मान लो सोडियम आता है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में। अब कैटायन और एनायन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं NaCl। क्या बना देंगे, NaCl। और इसी को हम क्या बोलते थे, आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जो आयन से मिलकर बना हो। पहले क्या होगा कि एलिमेंट्स आयन में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़ेंगे और एक कंपाउंड का निर्माण कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? और जो जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा। अब होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता था, क्योंकि Na जैसे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों जब आपस में जुड़े थे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। तो अगर हमें इनको पिघलाना है, इनको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने का मतलब क्या है कि जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है उनको हमें एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, दूर दूर करना पड़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा है कि हमें अगर इनको सेपरेट करना है तो हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसी वजह से इनको दूर दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब होता क्या है कि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब जब ये पिघल जाते हैं तो इनके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इनके आयंस हो जाते हैं फ्री। और अगर मैं क्या करूँ, एक तरीके से यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दूँ और इसको मैं क्या कर दूँ, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूँ और इसको मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूँ, और यहाँ पे आयंस को मैं रख दूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब आयंस फ्री हो चुके हैं तो ये क्या करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर? हमने ये पढ़ा था कि जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं या आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो है मोल्टन स्टेट में और सोल्यूशन में जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि हमने ये भी पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है बाय आयोनिक बॉन्ड्स। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखेंगे, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। अब हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। अब मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ज़्यादातर जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2 फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1 on the boiling and melting points of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds. अब अगर हम इस टेबल को अच्छे से देखें, तो हमें इसमें ये समझने को मिलेगा कि जो एसिटिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 290 केल्विन। अब देखो केल्विन में है वैल्यू, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 391 केल्विन। अगर हम देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है। अगर मैं इसको 290 माइनस 273 करूँ तो कितना आएगा, 7 और 1, इट मीन्स 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 डिग्री सेल्सियस पे एसिटिक एसिड क्या होता है, पिघल जाता है। इसका मतलब सर्दियों में अगर टेम्परेचर कम हो, यानी 17 डिग्री सेल्सियस से कम हो, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए, तो जो एसिटिक एसिड होगा वो सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना कम है। और हमने देखा था कि जो नमक ही है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ना कार्बन से, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ठीक है। और आयोनिक कंपाउंड्स का इनके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होगा। तो चैप्टर 3 में हमने देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग।
हमने देखा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, तो सिंस दीज कंपाउंड्स आर largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब हमने अभी देखा था कि आयोनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता था, वो करते थे आयन्स, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जैसे कैटायन और एनायन। अब ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो इनकी बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग में ये कभी भी हमें आयन्स बना के नहीं देंगे। इसका मतलब अगर मैं CH3COOH को क्या करूं, हल्का सा इसको मैं ब्रेक डाउन करूं, तो इसकी वजह से मुझे मतलब वैसे आयन्स नहीं मिलेंगे जैसे मुझे आयोनिक कंपाउंड से मिल रहे थे। क्लियर हुआ? जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की वजह से मिल रहे थे, तो उस तरीके से मुझे आयन्स नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में आयन देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं लेकिन बहुत ही कम। CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं लेकिन बहुत कम, इतने कम कि हो सकता है कि बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे ही ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में। किसके बारे में? कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में, जिनको हम क्या बोलते थे, जिनको हम वैलेंसी बोलते हैं। और हमने ये देखा था कि किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। जैसे कि मान के चलो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता था 11, तो 2, 8, 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। अब हमने देखा था कि जो भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली में डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, और वैलेंसी यानी वो इलेक्ट्रॉन को इसी इलेक्ट्रॉन से कंबाइन क्यों होते हैं ताकि वो स्टेबल स्टेट में आ सके। समझ में आया? अब देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? तो फर्स्ट शेल में आते हैं 2, यानी के शेल में आएंगे 2, और उसके बाद एल शेल में कितने आएंगे? बचे हुए 4। अब यहाँ पे आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पे है कितने भी? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई? 4 हुई। वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल। मतलब हमने ये देखा था कि किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी क्या होती है, तो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल, कि मतलब वो किस तरीके से या कितनी जल्दी अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर ले, है ना। आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। किसको अटेन कर लेता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है कि नोबल गैसेस ना अनरिएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। जैसे कि नियॉन है, तो नियॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 10, तो 2 और 8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास अवेलेबल भी है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी के इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन देने की, या किसी से शेयर करने की। समझ में आया? तो हर एक जो एलिमेंट होता है वो नोबल गैस की तरह बनना चाहता है स्टेबल होने के लिए। फिर एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स जिससे बनते हैं, जैसे NaCl बना था, तो उन्होंने क्या किया था? Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया था, ठीक है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया था? गेन कर लिया था। तो इस तरीके से Na के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमारे पास टोटल है 10, जो कि नियॉन के पास भी होते हैं, और क्लोरीन के पास कितने हो गए यहाँ पे? 18, जो आर्गॉन के पास होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करके अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, और उसके बाद ये आपस में जुड़ के आयोनिक कंपाउंड बना देंगे खुद से। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड ने इस तरीके से ये तरीका अपनाया था स्टेबल होने के लिए। ठीक है, in this case of carbon it has 4 electrons as its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to
अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन के केस में क्या है कि इसकी वैलेंसी होती है हमारे पास 4, कार्बन 6 था तो 2 और 4, तो इसकी वैलेंसी होती है 4। या तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे, या तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन। अब ये चाहे तो क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बन 4 एनायन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन होगा क्या कि क्या ये सच में गेन कर लेगा। अब हमें पता है कि कार्बन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 4 गेन कर लिए तो कितने हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। अगर मैं बात करूं टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और प्लस 6 प्रोटॉन, तो मतलब -4 चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा रहेगा। अब आप खुद सोचो, न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन्स हैं जिन्होंने पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा था, जो चारों तरफ घूम रहे थे। जैसे ऐसे क्या था कि चारों तरफ जो थे वो, इसमें 6 प्रोटॉन थे जो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे चारों तरफ घूम रहे थे, उनको होल्ड करके रखे हुए थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए साइड में, अब यहाँ पे हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों शेल को मिला के। अब 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे ये प्रोटॉन इसको होल्ड कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम हो जाएगी कि वो क्या करेंगे, थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनकी ज़्यादा लगेगी, एक तरीके से समझ सकते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे 6 प्रोटॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एटम होगा ना कार्बन का, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। डिफ़िकल्ट और द इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अनस्टेबल हो जाता है तो कार्बन सोचेगा कि चलो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन चलो इसने दे दिए, तो प्रोटॉन कितने बचेंगे इसके पास, 6 बचेंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इसके पास, इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2। अब आप खुद सोचो कि न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन और उसके बाहर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग लगेगी, है ना, कितनी स्ट्रांग लगेगी कि हो सकता है अपने ऑर्बिट में ही उतना अच्छे से ना घूम पाए। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा जो एटम होगा ना वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो, अनस्टेबल भी हो जाएगा, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकालने कैसे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स। समझ में आया, इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक तो पहली बात, जो इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 1 2 3 4, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चलो हमने निकाल भी दिया कम एनर्जी दे के, तो उसके बाद बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी स्ट्रॉन्ग, तो इनको बाहर निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो दूसरा भी हमने निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो हमें इमेंस ऑफ जो एनर्जी होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो भी हमने दे दी चलो, तो फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसको निकालना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए। अब चलो किसी तरीके से मैनेज करके इसको भी बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, सिर्फ बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास 6 प्रोटॉन्स, और 6 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि जो हमारे पास एटम होगा ना कार्बन का, ये अनस्टेबल ही हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इसकी फॉर्म में नहीं रह पाएगा, मतलब हाईली और रिएक्टिव हो जाएगा। अब इतनी प्रॉब्लम है कि जो कार्बन है बेचारा, वो ना तो C4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है, ना तो C4 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब क्या किया जाए, अब बेचारा कार्बन तब क्या अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। तो कार्बन ने क्या तरीका ढूंढा, तो कार्बन को पता चला कि मैं तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता हूँ, ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हूँ। तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम ऑफ कार्बन और विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन ने क्या तरीका ढूंढा, उसने बोला कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता हूँ ना तो ले सकता हूँ, लेकिन शेयर तो कर सकता हूँ ना। तो उसने क्या बोला कि कार्बन चलो ठीक है, तो कार्बन ने अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो या तो किसी दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिए, ठीक है,
कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिए, या तो किसी और एलिमेंट के साथ शेयर कर लिए, सिंपल। और इस तरीके से उसने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग कार्बन और बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ के इसने हज़ारों लाखों करोड़ों के हिसाब से इसने कंपाउंड्स बना दिए। समझ में आया? तो सबसे ज़रूरी क्या है यहाँ पे कि कार्बन ने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कैसे किया, बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। क्लियर? नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब इसको ना कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ द बोथ ऑफ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिग्यूरेशन। अब इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए होंगे, ठीक है, वो किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयर किए जाएंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था आपको, जैसे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 और 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इसमें बताया गया कि जो कार्बन है ये अपने लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर सकता है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्लियर? और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ शेयर करके ये क्या कर सकता है, कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है अपनी। ठीक है, और इसमें ऐसा बोला गया है कि जो 2 एलिमेंट्स या 2 हमारे पास एटम जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही हमेशा शेयर करेंगे अपने, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर लेंगे। क्लियर? बिफोर गोइंग ऑन to compounds of carbon, let us look at some simple molecules found by the sharing of valence electron। देखो कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बनाता है उसको समझने से पहले हम कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल। तो जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बनाया जाता है इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा वो बनाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। तो इसका मतलब उसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसको मतलब इसका डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ अपने 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन होता है हमारे पास 1, ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, और जो के शेल होता है हमने पढ़ के रखा था कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा ना ये, तो उसकी H पॉजिटिव बन जाएगा, और जो आपको पता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, क्लियर हुआ, ये इतना अनस्टेबल होता है कि मतलब ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ बोलता है कि ना इसको हम शेयर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, हम शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अब इस हाइड्रोजन के भी होंगे और इस हाइड्रोजन के भी होंगे। ठीक है, सिंपल है। तो 2 हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, और यहाँ से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। समझ में आया? अगर इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आप, ठीक है, आप खड़े हैं, मतलब आप कहीं मार्केट पे घूमने गए हैं और आपको वहाँ पे लग जाती है भूख। ठीक है, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, और आपको एक दूसरा इंसान भी दिखता है सामने जो कि क्या है, जो भी थोड़ा सा ऐसे उदास लग रहा था। आप उसके पास गए, आपने पूछा हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, तो इसने बोला कि मेरे पास ना सिर्फ 100 रुपीज़ हैं और सामने है डोमिनोज, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और सामने है कोई हमारे पास पिज़्ज़ा शॉप है, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा आता है 200 रुपीज़ का, और वो हाफ़ तो देंगे नहीं 100 रुपीज़ का। तो इसने बोला अरे यार, तो ये तो मेरी प्रॉब्लम आ गई, ये तो सेम मेरी ही प्रॉब्लम है। तो इसने क्या बोला कि
मेरे पास भी 100 रुपये हैं और मुझे भी भूख लगी है। अब इन दोनों ने क्या तरीका अपनाया, इन्होंने बोला कि हम क्या कर देते हैं, 100 रुपये मैं अपने डालता हूँ, 100 रुपये आप अपना डाल दो, तुम्हारे पास कितने हो गए टोटल 200। इसका मतलब ये जो 200 है ना अभी, ये इस पर्सन के भी हो गए और इस पर्सन के भी हो गए। अभी इन्होंने क्या किया, ये दुकान पे गए और वहाँ से क्या ख़रीदा उन्होंने ख़रीदा पिज़्ज़ा। ठीक है, अब जो पिज़्ज़ा आया, अब वो किसका पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के ऊपर अधिकार है किसका एक्चुअली में। तो अभी देखो पैसे दोनों ने डाले थे ना, तो पिज़्ज़ा इसका भी होगा और इसका भी होगा। अब ये क्या कर सकते हैं, उस पिज़्ज़ा को बाद में ख़रीदने के बाद हाफ़ कर सकते हैं और आधा इसको चला जाएगा, आधा इसको चला जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो ऐसा ही तो हाइड्रोजन भी तो करता है ना, हाइड्रोजन ने भी तो यही किया। हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन्होंने क्या किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयरिंग में डाल दिए। अभी जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए, ये इलेक्ट्रॉन किसका हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। ठीक है, अब इसकी वजह से हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और सिंपल इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। जो के शेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन थी ना, उसको अटेन कर लिया, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने एक अलग तरीका ढूंढा इलेक्ट्रॉन के शेयर करने का, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो गई, हीलियम गैस की तरह। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है पूरा का पूरा कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी उनकी, वो नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के पास पहुँच गई, हीलियम की तरह हो गई। अब द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया पहले, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में बॉन्ड बना दिया। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेयर किया दोनों ने, तो उनके बीच में लगेगी सिंगल लाइन, और इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सिंगल लाइन उनके बीच में होगी, और इसको बोलेंगे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। और यहाँ पे जैसा बताया गया है कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय अ लाइन बिटवीन द 2 एटम्स, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और सिंगल लाइन शो हो जाएगी, उससे पता लग जाएगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है इसका क्लोरीन, दूसरा एग्जाम्पल है इसका क्लोरीन का। अब इसमें क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन भी क्या करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है। अब हमें पता है कि जो क्लोरीन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 7। इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, और हैं कितने, इसके पास 7 है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसको ज़रूरत है, तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और दूसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है। ये क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन, इनके बीच में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल है इसका, मतलब इसका उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या 2 एलिमेंट्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बन सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड या तो 2 भी बन सकते हैं या तो 3 भी बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते फिर 2 एटम्स के बीच में। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है कि डबल बॉन्ड बनता है, ऐसा क्यों। हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और 2 और 6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके पास कितने हैं, 6। तो कितने की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है, और दूसरा ऑक्सीजन भी क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और ये क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किस में डाल देते हैं, शेयरिंग में डाल देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डाल देंगे इसमें, तो इसके पास कितने हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर ध्यान से देखेंगे ना, अब इसको मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, मतलब जिनकी कमी है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है।
तो ये क्या करेंगे, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग में डालेगा। तो अभी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेयरिंग में गए हैं वो दोनों के होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इसके पास कितने हो गए, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, इसके पास भी 2 4 5 6 7 8 हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया, इसका मतलब ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इसका मतलब उनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है और इसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, O2 की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। फिर क्या सिर्फ डबल बॉन्ड ही बनता है या और भी बॉन्ड बनाए जा सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक और बॉन्ड बनाया जा सकता है जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें आता है 2 और 5, इसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि इसमें कितने हैं 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक नाइट्रोजन क्या करता है 1 2 3, ये क्या करता है दूसरे नाइट्रोजन के पास 1 2 3, तो क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डाल देते हैं। ठीक है। अब इसके पास कितने हुए 6 और 2 8, इसके पास 6 और 2 8, क्योंकि जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो अब दोनों के होंगे, सिर्फ एक का अधिकार नहीं होगा इन पे, क्योंकि उन्होंने वो शेयरिंग में डाल दिए हैं। क्लियर। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इन अपन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 3 इसने डाले थे और 3 इसने। तो इसको हम एक सिंगल बॉन्ड को जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता था तो उसको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड से, और जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो उसको हम ट्रिपल बॉन्ड से शो करते हैं। तो इनके बीच में फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास N2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसमें हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें जैसे कि सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ दूसरे नाइट्रोजन के साथ ही जुड़े, उसको क्या चाहिए सिर्फ 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग में। तो क्या करता है, अगर हाइड्रोजन इसको मिलता है तो हाइड्रोजन को चाहिए होता है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर देता है। तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए, और उसके बाद नाइट्रोजन के पास 2 तो पहले से ही होते हैं, है ना। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा थे इनके साथ भी वो शेयर करता है, और इसके पास कितने हो जाते हैं 2 4 6 और 8, इसके पास भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और मिलकर क्या बना देता है NH3 अमोनिया गैस बना देता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि से आयनिक बॉन्ड बनाने के अलावा भी एलिमेंट्स के पास एक तरीका होता है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने का, और वो तरीका होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, जिसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके अपना सकते हैं इसको शेयर करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन था, उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना दिया, और नाइट्रोजन ने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, और वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आ गए। सिंपल। ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, फिर एलोट्रोप्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।